ओके, अब ईगो की तरफ आ जाते हैं। ईगो क्या करता है? ड्यूरिंग आवर अर्ली ईयर्स वी कम टू रिकॉग्नाइज द that our environment will not meet every instinctual needs। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही टाइम टाइम के साथ जब हमारी एज ज्यादा हो रही होती है, मंथ से ईयर तक चली जाती है, तो वहाँ पे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारे हर इंस्टिंक्शुअल नीड को क्या करता है? मीट नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, आवर मदर इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल टू डू आवर बिडिंग। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल ले लें, तो हमारी जो मदर होती है वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल नहीं होते कि हमारे सारे जितने एक्टिविटीज हो या हमारी नीड्स हो या विशेस हो वो जाके पूरी करें। अ पार्ट ऑफ द इड सेपरेट्स ऑफ एंड बिकम्स द ईगो। ठीक है, अब क्या है, ये ईगो जो है ना, ये एक इट का हिस्सा होता है, एक पीस होता है, टुकड़ा होता है, जो कि इट से सेपरेट होके ईगो बन जाता है। ठीक है, लाइक द ईगो अनकॉन्शियसली सीक्स ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, इट की तरह ईगो भी जो है ना अनकॉन्शियसली ग्रेटिफिकेशन सीख कर रहा होता है। बट यहाँ पे ये है कि इट का जो ग्रेटिफिकेशन या काम है ना, वो अकॉर्डिंग विद द रिलेटिव प्रिंसिपल है। मीन इट जो है अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में देता है कि वेदर जो विश और डिमांड वो कर रहा है, क्या वो उस सराउंडिंग एनवायरनमेंट में या उसकी जो अवेलेबिलिटीज है उस बंदे के पास, क्या उसके बेस पे वो ग्रेटिफिकेशन उन चीजों से, उन स्टेप से मिल सकती है या नहीं मिल सकती। ठीक है, सर एक सर एक नहीं ईगो। ईगो, हाँ ईगो की बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, यस सर। the knowledge we acquire through experience that it can be unacceptable to express our impulse outright। relative principle की वजह से हम क्या करते हैं, हम नॉलेज एक्वायर करते हैं एक्सपीरियंसेस के साथ, एंड हम क्या करते हैं, that it can be unacceptable to express our it impulses outright। ठीक है, और रिलेटिव के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए हम ये समझते हैं कि ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम अपने हर इट इम्पल्स को जाके एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, द ईगो एम्प्लॉइंग रीजन गाइड अस टू नो व्हेन वी कैन एंड कैन नॉट एक्सप्रेस दोज इम्पल्सेस। ईगो जो है, ईगो ये रिलेटिव प्रिंसिपल यूज करते हुए हमें गाइड कर रहा होता है कि कब हमने इम्पल्सेस को अपने एक्सप्रेस करने होते हैं, कब हमने नहीं करने होते। ईगो जो है ना बेसिकली एक बेसिक स्ट्रेटजी डेवलप करता है, जिसे हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स कहते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, कंट्रोल करता है इन अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस को, और अवॉइड करता है या रिड्यूस करता है एंजाइटी को, जो कि उसकी वजह से अराउज हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है वो है रिप्रेशन। ठीक है, रिप्रेशन क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस को फ्रॉम रीचिंग कॉन्शियसनेस। ठीक है, रिप्रेशन जो है बेसिकली हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो है ना अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस, विशेस होते हैं या डिजायर्स होते हैं, जो कि हमने रिप्रेस किए होते हैं, और बाद में जो है ना हम अनकॉन्शियस से जो है ना वो मटेरियल सरफेस पे आने की कोशिश करते हैं। तो उस दौरान ये डिफेंस मैकेनिज्म हम यूज कर रहे होते हैं रिप्रेशन का। ठीक है, तो रिप्रेशन क्या करता है, वो अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस को प्रिवेंट करता है, स्टॉप करता है, किस चीज से, फ्रॉम रीचिंग द कॉन्शियस या हमारे अवेयरनेस, क्योंकि जब वो अवेयरनेस में आएगी तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देयर आर मेनी अदर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म and each of us tend to favor some or others। इस तरह और भी काफी ज्यादा मैकेनिज्म है जो कि अपने टाइम पे अपने लेवल पे जो है ना जाके एक्टिवेट होती है एंड काम करते हैं। लाइक ये देखें, मैंने रिप्रेशन, डिनाइल, प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, रिग्रेशन वगैरह। ठीक है, डिनाइल में मैं आपको इस तरह एग्जांपल दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बंदे को पता है कि सिगरेट के ये नुकसानात है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस सिगरेट को यूज कर रहा है। दिस इज डिनायल स्टेट। प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन ये है कि हम अ, अपने आप में जो करेक्टरिस्टिक या जो चीज देख रहे होते हैं ना अपने आप में, या हम अपने ट्रेड्स जो है वो दूसरे बंदे में देख रहे होते हैं। मीन हम जिस तरह है हमें लगता है कि वो दूसरा बंदा भी इस तरह है। तो ये बेसिकली क्या है, ये प्रोजेक्शन है। ऑपरेशन में देखिए डेफिनेशन, पर्सन एट्रीब्यूट्स
own unacceptable impulses, motives or desires to other individual। एट्रीब्यूट्स के जो है जो करेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, या एट्रीब्यूट्स एक चीज को दूसरे बंदे के साथ कनेक्ट करना। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं अपने एट्रीब्यूट, हम कनेक्ट करते हैं दूसरे बंदे के साथ किस चीज को, अपने अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस को, मोटिव्स को और डिजायर्स को, ठीक है। तो इसी तरह ये और भी है, आप इसे फिर दूसरों को भी जो है ना कहें कि इसे पढ़े, ये इम्पोर्टेंट भी है और एग्जाम्पल के थ्रू जो है ना आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके यस बाद सर। आ जाता है सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है ना बेसिकली ग्रो करता है ईगो से, ठीक है, जिस तरह ईगो ग्रो करता है इट से, ठीक है। यस अच्छा, सर। सुपर सुपर ईगो ऑपरेट करता है अंडर द मॉरलिटी प्रिंसिपल या मॉरल प्रिंसिपल। मॉरल प्रिंसिपल ये है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये सेंस जो है जाके बच्चे में डेवलप हो जाती है अराउंड द एज ऑफ 5 years। As we learn from our parents that many of our eight impulses are unacceptable, we unconsciously adopt our parents' value, ठीक है। हम बेसिकली बचपन में जो है ना अपने पेरेंट्स से लर्न कर रहे होते हैं दैट मैनी ऑफ आवर इट इम्पल्सिस, वो क्या है, वो अनएक्सेप्टेबल है इन आवर सोसाइटी, इन आवर रिलीजन और वेयर वी आर लिविंग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अनकॉन्शियसली पेरेंट्स की वैल्यूज को या सोसाइटी की वैल्यूज को अडॉप्ट करने की कोशिश स्टार्ट कर लेते हैं। जजिंग ओवर सेल्फ बाय देयर स्टैंडर्ड्स, वी फील गुड व्हेन वी अपहोल्ड देयर वैल्यू। Conversely, when we go against them, we feel guilty। जब हम अपने आप को जज करना स्टार्ट कर लेते हैं by the standards we are following, तो हम अच्छा फील करते हैं जब हम उन स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड करने की कोशिश करते हैं, उन वैल्यूज को अपलोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट अगर हम उन वैल्यूज के अगेंस्ट जाते हैं तो क्या होता है, देन वी स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, ठीक है। According to Freud, these three parts of the personality, the id, the ego and the superego, are often in some degree of conflict, ठीक है। फ्रॉइड समझता है कि ये इड, ईगो एंड सुपर ईगो जो है ये भी सम टाइम एक डिग्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अच्छा, हेल्थी पर्सनैलिटी फ्रॉइड के मुताबिक कौन सी होती है, वो होती है जिसमें एन इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप होता है, एन एक्सेप्टेबल कंप्रोमाइज होता है, जो कि इन तीनों फोर्सेस के दरमियान होती है, उसकी वजह से जाके एक हेल्थी पर्सनैलिटी इंसान की डेवलप होती है। बट इफ इड, ईगो एंड सुपर ईगो जो है ना एक एक्सेसिव कॉन्फ्लिक्ट में हो, तो जो पर्सन की जो बिहेवियर है वो जाके डिसफंक्शन की तरफ चली जाती है। Freudians would therefore view Philip Berman as someone whose personality forces have a poor working relationship, ठीक है। तो इसलिए जो फ्रॉइडियंस थे या जो साइकोएनालिसिस को फॉलो कर रहे थे, तो उनका ये मानना था कि जो फिलिप बर्मन था, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी फोर्सेस है, उसके दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप था वो कॉन्फ्लिक्ट से, एक्सेसिव कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ था। फिलिप बर्मन्स की जो ईगो एंड सुपर ईगो थी, वो दे आर अनेबल टू कंट्रोल हिज इट इम्पल्सेस व्हिच लेड हिम टू रिपीटेड एक्ट्स लाइक इम्पल्सिव एक्ट्स हो गए हैं, फॉर एग्जांपल अपने आप को नुकसान पहुंचाना, ओवर ड्रिंक वगैरह करना, एंड डेंजरस समटाइम्स सुसाइडल गेस्चर्स हो गए हैं, जेलेसी रेज हो गया है, जॉब रिजिग्नेशन हो गई है, एक्सट्रीम एग्रेसिवनेस हो गई है जिसे हम आउटबर्स्ट ऑफ टेम्पर भी कहते हैं, एंड फ्रीक्वेंट आर्गुमेंट्स। तो ये क्या है, ये इट इम्पल्सेस आ रहे थे जो कि फिलिप बर्मेस की इड एंड सुपर ईगो क्या थी, दे आर अनेबल टू कंट्रोल दीज इम्पल्सेस। यस सर। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अच्छा, developmental stage, Freud proposed that each stage of development from infancy to maturity, new events challenge individual and require adjustment in their id, ego and super ego, ठीक है। अब फ्रॉइड समझता है कि उसने प्रपोज किया था ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी, ठीक है। और इन स्टेजेस के दरमियान क्या होता है, न्यू इवेंट्स क्या करते हैं, वो चैलेंज करते हैं इंडिविजुअल को, एंड इंडिविजुअल को क्या चाहिए, वो न्यू इवेंट्स चैलेंज जो है वो इंडिविजुअल को क्या लाइक करते हैं, रिक्वायर करते हैं कि वो अपने
एडजस्टमेंट करे इट ईगो एंड सुपर ईगो की इन न्यू इवेंट्स के साथ, ठीक है। इफ द एडजस्टमेंट आर सक्सेसफुल दे लीड टू पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट सक्सेसफुल हो तो वो एक पर्सनल ग्रोथ, हेल्थी ग्रोथ की तरफ पर्सनैलिटी चली जाती है। इफ नॉट, द पर्सन मे बी फिक्सेटेड और स्टक एट एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अगर किसी भी स्टेज में प्रॉब्लम आ जाती है तो वो बंदा जाके उस स्टेज में स्टक हो जाता है, फिक्सेटेड हो जाती है, ठीक है। और फिर लेटर इन लाइफ जो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही होती है उसमें जाके जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। देन ऑल सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट सफर, मतलब एक स्टेप अगर दरमियान में हो, फॉर एग्जांपल ओरल स्टेज फर्स्ट वन है, अगर उसमें फिक्सेशन आ जाए तो जो बाकी रेस्ट ऑफ द फोर स्टेजेस है वो उसकी वजह से अफेक्ट होगी। अगर एनल स्टेज है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो रेस्ट ऑफ द थ्री जो ऊपर है उससे फेलिक्स, लैटिन स्टेज और फिफ्थ वन आई डोंट रिमेम्बर द नेम, जेनेरल स्टेज है मेरे ख्याल में। तो वो तीनों जो है ना फिर उसकी वजह से जाके अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, because parents are the key figures during the early years of life, they are often seen as the cause of improper development, ठीक है। अगर हम देखें तो पेरेंट्स जो है they are the key figures जो कि अर्ली डेवलपमेंट, अर्ली इयर्स ऑफ लाइफ में बच्चे की डेवलपमेंट में एक अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल है। समटाइम जब बच्चा एबनॉर्मल बिहेवियर या फंक्शन या एबनॉर्मल पर्सनैलिटी ट्रेट्स की तरफ जाता है तो फ्रॉइड समझता है कि उसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा अहम रोल है, ठीक है। सारा लाइक अगर हम कहें तो 90 to 95% उसमें रोल पेरेंट्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल ही रेफर टू द फर्स्ट 18 मंथ ऑफ लाइफ। अच्छा, फ्रॉइड नेम ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एरिया, ठीक है। फ्रॉइड ने जो है ना अपने साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में जो स्टेजेस उसने यूज किए थे उसने बॉडी एरिया को देख के जो है ना जाके उसका नेम दिया था। एंड ही कंसिडर मोस्ट इम्पोर्टेंट टू द चाइल्ड एट दैट टाइम, और वो हर स्टेज जो है काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है चाइल्ड के उस टाइम में। फॉर एग्जाम्पल ही रेफर टू द फर्स्ट 18 मंथ्स ऑफ लाइफ एज द ओरल स्टेज, ठीक है। ड्यूरिंग this stage, child fear that the mother who feeds and comforts them will disappear. इस स्टेज के दौरान जो बच्चा होता है उसकी ये फेयर होती है कि जो मदर है जो उसे फीड कर रही है एंड कंफर्ट जोन प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिसअपेयर ना हो जाए, ठीक है, या वो उससे चली ना जाए। चिल्ड्रन हुज यस सर। मदर चिल्ड्रन हु कंसिस्टेंटली फेल to gratify their oral needs may become fixated at the oral stage। अब जो मदर अपने बच्चे के लिए अवेलेबिलिटी शो नहीं करते तो क्या होता है वहां पे बच्चे की उस स्टेज में फिक्सेशन स्टार्ट हो जाती है, और इसकी वजह से जो बच्चा है वो क्या डिस्प्ले करता है, ओरल करेक्टर थ्रू आउट देयर लाइफ डिस्प्ले कर रहा होता है, ठीक है। कैसे, वन मार्क बाय एक्सट्रीम डिपेंडेंस और एक्सट्रीम मिसट्रस्ट, ये जाके जो है ना ये बच्चे में डेवलप हो जाती है एक्सट्रीम डिपेंडेंस, ठीक है, उस ओरल फिक्सेशन की वजह से, या एक्सट्रीम मिसट्रस्ट, किसी पे ट्रस्ट ना करना। तो ये लोग फिर क्या होते हैं, ये लोग लेटर इन लाइफ फिर डिप्रेशन की तरफ ज्यादा प्रोन होते हैं, ठीक है। फ्रॉइड लिंक फिक्सेशन एट द अदर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, लाइक इसमें जो है ना एनल भी है, फेलिक भी है, लेटेंसी स्टेज भी है एंड जेनेटल भी है। तो ये और स्टेज में सिर्फ फिक्सेशन नहीं होती बल्कि इन स्टेजेस में भी हो रही होती है, ठीक है। लेक्चर की समझ आई है? यस सर। अच्छा। सर ये तो हमने जो है तो मैं फारिक के साथ ही पढ़ा था। हाँ हाँ। खैर इतना उसमें नहीं, लोगों ने एक ईगो सुपर ईगो भी पढ़ा था। मतलब एक जो होती है इट्स लाइक समथिंग लाइक नेगेटिव टर्म यूज होता है मतलब, एंड सुपर ईगो इज लाइक मतलब इनके और इनके एक और सुपर ईगो के दरमियान हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, और ईगो इज तो प्रोवाइडिंग ईगो इज तो देखो इड सुपर ईगो के दरमियान इसलिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है कि इड जो है ना वो आपको मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड मैनर्स प्रोवाइड कर रहा होता है, और इड जो है ना वो फहाशी चाहता है, ठीक है। फहाशी मतलब इमीडिएट डिजायर्स, सेटिस्फेक्शन और ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। तो इड जो है ना वो आपकी सुपर ईगो आपकी इट के इम्पल्सेस को कंट्रोल करना चाह रहा होता है, और साथ में ईगो भी जो है ना अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो इसलिए मैम ने ठीक कहा है कि इन दोनों के दरमियान हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चल रही होते हैं इट। हाँ, ठीक है। तो उस वजह से जो है ना एंजाइटी वगैरह क्रिएट होती है फिर, और दूसरे एबनॉर्मल फंक्शंस।
सही सर, ठीक बस है। लेक्चर आप पिन कर देंगे, वो कुछ लेक्चर का हाँ, पूछ हाँ, रहे हैं ये मतलब मैं जो वही। है ना यूट्यूब पे अपलोड करके एलएमएस आप लोग का शायद मैं आज वो करूँ